अनीक महज 13 साल का अपने मोहल्ले देवलापुर में एक कायर और अशुभ लड़के के नाम से जाना जाता था। उसकी शरारतों से ज्यादा उसका डर और दुर्भाग्य प्रसिद्ध था। पढ़ने में शून्य पर उधम मचाने में अव्वल। इस बार की तपती गर्मियों में अनीक, उसकी बहन सृष्टि और चचेरे भाई क्षितिज व अपूर्व अपने दादाजी के पास घने जंगलों से घिरे वीरान गांव मातमपुर में इकट्ठा हुए। मातमपुर की मिट्टी में एक ठंडा अनजाना खौफ हमेशा पसरा रहता था। दादाजी का पुराना विशाल मकान किसी खंडहर से कम नहीं था। उसमें अनगिनत अंधेरे कोने और बंद कमरे थे जो चीख चीख कर किसी प्राचीन रहस्य की गवाही देते थे। कुछ ही दिनों में इन जारों की शैतानियों ने उस शापित घर को पागलों के अखाड़े में बदल दिया। शीशे, मिट्टी के बर्तन सब चूर चूर हो गए। माता पिता तो डरकर हल पर फुसफुसाते रहते थे, पर दादा दादी अजीब तरह से बच्चों की हर हरकत पर भयानक मुस्कान के साथ खुश होते थे। एक दिन मकान के सबसे बड़े अंधेरे दालान में क्रिकेट खेलते हुए उनकी रबड़ की गेंद सबसे पहले पुरानी बंद पड़ी दीवार घड़ी पर लगी। घड़ी चकनाचूर होते ही जैसे किसी काले साए का बंधन टूटा हो, एक भयानक सन्नाटा छा गया। अगले ही पल ट्यूबलाइट टूटी और दालान में अचानक भयानक अंधेरा पसर गया। चीख पुकार सुनकर बड़े दौड़े आए। उन्हें सजा मिली, कठोर नियम। दोपहर में घर के अंदर, रात को जल्दी सोना। उन बच्चों को लगा जैसे उन्हें किसी कब्र में जिंदा दफन कर दिया गया हो। हर शाम वे गांव के बच्चों के साथ सुनसान मैदान में खेलने जाते थे। एक शाम जैसे ही सूरज डूबकर आसमान को खून जैसा लाल कर गया, गांव के बड़े लड़के प्रलय ने जोरदार शॉट मारा। गेंद दूर कांटेदार झाड़ियों के उस पार चली गई। अनीक गेंद लेने दौड़ा। जैसे ही वो झाड़ियों के करीब पहुंचा, डरावनी खामोशी और हवा से हिलते पत्तों की सरसराहट ने उसे जकड़ लिया। उसे लगा जैसे अदृश्य हाथों ने उसके पैर पकड़ लिए हों। डर से उसकी आत्मा कांप गई और वो बिना गेंद लिए ही उल्टा भाग आया। क्या हुआ, गेंद नहीं मिली? क्षितिज ने पूछा। नहीं, वो वहीं है, कल देखेंगे, अनीक ने हांफते हुए कहा, अपनी रीढ़ की हड्डी में महसूस हुए डर को छिपाते हुए। सभी बच्चे ठहाके मारकर हंसे। उस रात अनीक को अपमान नहीं, बल्कि अपने भीतर पलते कायरता के कीड़े से घृणा हुई। जब उसने हिम्मत करके फिर जाने की कोशिश की, तो प्रलय ने उसे रोकते हुए धीमी कपकपाती आवाज में कहा, अंधेरे में उस पार मत जा अनीक। झाड़ियों के आगे वो वीराना है। क्यों? अनीक ने पूछा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। प्रलय ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, 3 कोस दूर एक मृत सरोवर है। गांव वाले कहते हैं वहां एक जीव रहता है। जो भी उसके करीब गया वो कभी वापस नहीं आया। अंधेरे में उसकी आहटें सुनाई देती हैं। भूत का नाम सुनते ही रात के उस शांत भयानक अंधेरे में बच्चों के चेहरे सफेद पड़ गए। अनीक रात भर जागता रहा। उसके दिमाग में एक पागल विचार घूम रहा था। अगर मैं उस जीव का रहस्य खोल दूं तो हमेशा के लिए ये डर, ये कायरता मेरी आत्मा से निकल जाएगी। अगले दिन दोपहर के भयानक सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, अनीक, सृष्टि, क्षितिज और अपूर्व चोरों की तरह घर से निकले। उन्होंने झाड़ियों को पार किया। वहां उन्हें एक संकीर्ण पगडंडी मिली जो सूखी पथरीली थी और जिसके दोनों तरफ बबूल के काले मुड़े हुए पेड़ थे। हर तरफ सन्नाटा नहीं, बल्कि मृत्यु का आभास था। बंटी घबराकर पीछे हटना चाहता था, पर अनीक की आंखों में एक अजीब अंधा जुनून था। लगभग 1 घंटे बाद उन्हें लगा कि सरोवर पास ही है। उनके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उन्हें लगा कि वो घंट के सन्नाटे को फाड़ रही हैं। अचानक क्षितिज फुसफुसाया, वो देखो। घने पत्तों के पीछे धूप में चमकता हुआ मृत सरोवर फैला था। उसका पानी बेहद काला था और उसके किनारे काई और दलदल से ढके थे। वहां बहुत वर्षों से कोई जिंदा इंसान नहीं आया था। तभी सृष्टि के मुंह से चीख निकल गई। उसके ठीक ऊपर से काले बड़े पक्षियों का एक झुंड भयानक आवाज करते हुए उड़ गया। अनीक ने बाईं ओर देखा। किनारे पर कुछ सूखी लकड़ियों और घास फूस से बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। अनीक ने कांपती हुई आवाज दी, कोई है? सिर्फ हवा की सफसफाहट वापस आई। अनीक ने पूरी हिम्मत बटोरी और झोपड़ी के अंदर कदम रखा। अंदर टूटे हुए कटोरे, गंदी चीजें और एक फटा काला कंबल पड़ा था। कोई नहीं था।
निराश होकर वे शाम से पहले लौट आए, पर भूत का रहस्य अभी भी अंधेरे में छिपा था। अगले दिन दोपहर 3 बजे वे मौत के मुंह की ओर फिर चल दिए। मृत सरोवर पर इस बार और भी गहरा सन्नाटा था। अनीक ने झोपड़ी की ओर देखा। उसे लगा कि अंदर कुछ हिल रहा है। वो धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ बढ़ा। तीनों बच्चे डर से चारों ओर देख रहे थे। वातावरण में दबी हुई सांसें और अज्ञात का भय भरा था। अनीक जब लगभग झोपड़ी के पास था, तभी अचानक कंबल ओढ़े एक काली आकृति बाहर निकली। इससे पहले कि अनीक कुछ समझ पाता, उस आकृति ने जोर से उसके सिर पर एक पत्थर दे मारा। खून बहने लगा, पर अनीक निडर खड़ा रहा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि प्रतिशोध था। वो आकृति जोर से चीखी, भाग जाओ यहां से, वरना मैं तुम सबको निगल जाऊंगा। लेकिन अनीक और उसके साथी टस से मस नहीं हुए। अनीक धीरे धीरे आगे बढ़ा। आकृति पीछे हटने लगी। अचानक एक झटके से अनीक ने उस आकृति से कंबल खींच लिया। कंबल हटते ही बच्चों की आत्मा तक कांप गई। उनके सामने एक आदमी खड़ा था, पर उसका रूप इतना भयानक था कि चीखें गले में ही अटक गईं। वो आदमी बेहद दुबला पतला, एक चलते फिरते कंकाल जैसा था। उसके पूरे शरीर पर काले बड़े बड़े फोड़े थे। हाथों और पैरों के घावों से पीप रिस रही थी। ये इंसान नहीं, बल्कि किसी भयानक बीमारी का जीता जागता प्रतीक था। तुम भूत क्यों बने फिरते हो? अनीक ने चीखते हुए पूछा। वो भयानक आकृति, जिसे गोपाल कहते थे, चुपचाप जमीन पर बैठ गई। गोपाल ने अपनी कहानी फुसफुसाई, इतनी दर्दनाक कि बच्चों की रूह कांप गई। गोपाल ने बताया कि 11 साल पहले मातमपुर में एक अज्ञात जानलेवा बीमारी फैली थी। इसी बीमारी ने पहले उसकी 2 साल की बेटी मुन्नी को निगल लिया। फिर 15 दिन बुखार में तड़पने के बाद उसकी पत्नी भी मर गई। मैं भी 1 महीने तक बेहोशी में पड़ा रहा। जब उठा तो मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। उसकी आवाज में एक भयानक खालीपन था। गांव के बच्चों ने उसे पागल कहकर चढ़ाया और पत्थर मारे। बड़ों ने कुछ नहीं कहा। एक दिन मैंने क्रोध में पत्थर फेंके। गांव वालों ने मुझे एक पेड़ से बांधकर इतना मारा कि मैं मरते मरते बचा। तभी से वो यहां आकर रहने लगा। गांव वाले उसे कंबल ओढ़े देखते तो डर जाते और जीव की अफवाह फैल गई। अब लगता है मेरे जीवन के बस कुछ ही दिन बचे हैं, गोपाल ने कहा, और उसकी आंख से खून के आंसू बहने लगे, या शायद वो पीप मिश्रित पानी था। अनीक ने अपने सिर का खून रोकने के लिए पट्टी बांधी और डरता से कहा, आप हमारे साथ चलेंगे, बहुत हो गया कष्ट। गोपाल डर गया। नहीं, वो मुझे मार डालेंगे। अब नहीं मारेंगे, अनीक ने कहा। शाम के डरावने समय में वे पांचों मैदान में पहुंचे। बच्चों ने कंबल ओढ़े गोपाल को देखा तो चीखते हुए भागने लगे। अनीक ने अंधविश्वास की जंजीरें तोड़ी। उसने और सृष्टि ने सच्चाई बताई। अनीक ने बच्चों से कसम खाई कि वो गोपाल को कभी परेशान नहीं करेंगे। वे गोपाल को दादाजी के घर लाए। दादाजी ने बच्चों की बहादुरी की सराहना की। उन्होंने कहा, पहले इसे डॉक्टर के पास ले जाकर इलाज कराना होगा। मैं अभी गांव के मुखिया से बात करता हूं, ताकि ये आदमी शांति से जी सके। रात होते होते ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मातमपुर का जीव कोई और नहीं, बल्कि गांव का ही अभागा गोपाल है। अगले दिन सभा हुई। मुखिया ने गांव वालों को समझाया कि वो गोपाल की मदद करें। उसे उसकी जमीन और मकान वापस दिलाए गए। कुछ ही दिनों में गोपाल का शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगा। गांव ने इन 4 साहसी बच्चों का सम्मान किया। मंच पर अनीक की साहसी होने की प्रशंसा की जा रही थी। अनीक ने मंच पर ही एक और बैठे गोपाल को देखा। गोपाल की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक फीकी मुस्कान थी। उस पल अनीक को अपने अंदर बहुत गहराई में यह महसूस हुआ कि पहली बार मैंने अपने कायरता को मारकर सचमुच कोई अच्छा काम किया है।